स्टोरीज ऑफ मूवीज में आज की मूवी है बूगी मैन। कहानी की शुरुआत में हम टीम नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपने कमरे में अकेला सो रहा होता है। बाहर बिजली कड़क रही होती है और हवाएं भी तेज चल रही होती है। टीम अकेला डरा सहमा सा लग रहा होता है। उसके रूम में कई तरह के खिलौने होते हैं जिनको देख के टीम और भी डरा हुआ सा लग रहा होता है। उसके सर के पास एक छोटा सा खिलौना होता है जो एक इंसान का पुतला होता है। टीम उसे अपने ड्रॉयर में बंद कर देता है, लेकिन तभी वो अपने सामने रखा हुआ चेयर की ओर देखता है जिसके ऊपर उसे कोई बैठा हुआ नजर आता है। टीम जैसे ही बेड लैंप ऑन करता है तो वहां उसे एक शर्ट के ऊपर एक बेसबॉल स्टिक रखा हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही टीम लाइट फिर से ऑफ करता है उसे उस चेयर पे फिर से कोई बैठा हुआ दिखता है जो अब धीरे धीरे वहां से उठ के टीम की ओर आने लगता है। टीम घबरा कर उस बेड लैम्प को फिर से ऑन कर देता है तो वो शर्ट नीचे गिर जाता है। अब टीम उस शर्ट को लेके ड्रायर में बंद कर देता है, पर तभी टीम का बेड लैम्प नीचे गिर जाता है। जैसे ही टीम पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे की अलमारी अपने आप खुल जाती है। टीम घबरा कर बिस्तर पर चादर ओढ़ के लेट जाता है, लेकिन जब वो चादर के अंदर से देखता है तो उसे एक काला साया नजर आता है जो उसी की ओर बढ़ रहा होता है। टीम चौंक जाता है और बिस्तर से बाहर निकल आता है, पर जब टीम बिस्तर से बाहर आता है तो वो अपने पास अपने पिताजी को पाता है। टीम उनसे कहता है वो यहाँ पर है। उसके पिताजी कहते हैं कौन? टीम कहता है वो उस अलमारी के अंदर से बाहर आया था। टीम के पिता कहते हैं ओ वो तो बस एक कहानी है, वो रियल नहीं है। वो टीम को इस बात का यकीन दिलाने के लिए टीम के कमरे की उस अलमीरा को खोल देते हैं। वो कहते हैं देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी वो काला साया टीम के पिता को उस अलमीरा के अंदर खींच लेता है और अलमारी का दरवाजा बंद हो जाता है। अब इस घटना के 15 साल बाद हम टीम को अपनी गर्लफ्रेंड जेसिका और दूसरे दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए देखते हैं। पार्टी खत्म होते ही टीम अपने गर्लफ्रेंड को गाड़ी तक छोड़ने जाता है और खुद पैदल अपने रूम तक चलते हुए जाता है। रास्ते में जाते वक्त टीम थोड़ा सहमा हुआ सा लग रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीम की बचपन की वो यादें आज भी उसके दिमाग में जिंदा हैं। रास्ते में टीम एक औरत को रोते हुए देखता है जो पुलिस से कह रही होती है कि उसका अपना कोई लापता हो चुका है और वो रो रही होती है। अब टीम अपने कमरे में आ जाता है जहां उसे अपने अंकल माइक की मैसेज मिलता है। अंकल माइक टीम से कहते हैं टीम, मुझे पता है तुम तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ हो, लेकिन तुम्हारी माँ की तबीयत बेहद खराब है। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए और मुझे तुम्हारे कुछ दस्तखत भी चाहिए थे तुम्हारे घर के मामले में। अब अगली सुबह टीम अपनी गर्लफ्रेंड जेसिका के घर जाता है जहां वो जेसिका के फैमिली के साथ डिनर करता है। वहां हमें पता चलता है कि टीम एक मैगजीन में एसोसिएट एडिटर है। जेसिका के घर वाले जब टीम के फैमिली के बारे में पूछते हैं तो जेसिका उन्हें बताती है कि टीम जब 8 साल का था तब उसके पिता इस दुनिया से गुजर गए थे। तब से टीम अपने अंकल के पास पला बढ़ा है। टीम भी उन्हें अपनी माँ के बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरी माँ की हालत तब से खराब है जब से मेरे पिताजी गुजर गए हैं। अब टीम और जेसिका सोने के लिए बेडरूम में जाते हैं जहां टीम जेसिका के करीब जाने की कोशिश करता है, पर वो जैसे ही जेसिका के फेस को अपनी ओर घुमाता है तो वहां वो अपनी माँ को देखता है जो उससे कहती है, जो टीम से कहती है तुम यूं ही भाग नहीं सकते। टीम घबरा के आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी टीम की माँ उसकी आंखों को उंगलियों से खोल देते हैं और उसे कहते हैं तुम एक अच्छा लड़का नहीं हो। दरअसल ये टीम का वहम है जो कि जेसिका के छूने के बाद टूट जाता है, पर टीम अब भी घबराया हुआ है। वो जेसिका से कहता है जरूर मेरी माँ के साथ बुरा हुआ है, मुझे वहां जाना होगा। तभी टीम को अंकल माइक का फोन आता है जो टीम को बताते हैं कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। टीम अगली सुबह एक बच्चों की साइकेट्रिक क्लिनिक में जाता है। वो वहां के डॉक्टर से मिलता है और अपनी माँ के फ्यूनरल के बारे में बताता है।
वो कहता है मैं अपने पुराने घर होते हुए जाना चाहता हूँ। पिछले साल से जब से मेरी माँ हॉस्पिटल गई तब से मेरे अंकल उस घर को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वहाँ जाके मेरी माँ के सामानों को देखना चाहता हूँ। क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? डॉक्टर कहती है देखो टिम, उस घर में कुछ हुआ है लेकिन वो घर सुपरनेचुरल नहीं है। वहाँ यादों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम जब से 8 साल के थे तब से तुम इस क्लिनिक में आ रहे हो। तुम वहाँ जाओ, एक रात वहाँ रुको, तुम्हें शायद अच्छा लगे। यहाँ हमें ये पता चलता है कि टिम उस बचपन की घटना के बाद साइकेट्रिक कंसल्टेशन ले रहा है और वो घटना आज भी उसके दिमाग में जिंदा है। अब डॉक्टर के जाने के बाद टिम को उसी क्लिनिक से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो लड़की ऊपर लगे सीलिंग में बने एक गैप को देखकर डर रही होती है। टिम ये देख के हैरान हो जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर और नर्सेस वहां आ जाते हैं और वो लड़की शांत हो जाती है। अब टिम अपने माँ के फ्यूनरल में जाता है जहां उसके अंकल माइक और बचपन के दोस्त केटी होते हैं। हालांकि अभी तक केटी और टिम एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं। वहां जब टिम प्रेयर कर रहा होता है तो थोड़ी दूरी पर वो एक बच्ची को देखता है जो टिम को दूर खड़ी देख रही होती है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद टिम अपने अंकल से केटी के बारे में पूछता है। अंकल माइक टिम को केटी से मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन टिम मना कर देता है और वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में जाते हुए वो फिर से उसी बच्ची को देखता है जिसे वो अपनी माँ के फ्यूनरल के वक्त देखा था। इस बार वो बच्ची स्केटिंग कर रही होती है। टिम अब आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद एक कौवा आके उसके कार के शीशे से टकरा जाता है जिससे टिम की कार का शीशा टूट जाता है। टिम अब उस मरे हुए कौवे को वहां से हटा के अपने घर की ओर बढ़ चलता है। कुछ देर बाद टिम अपने घर के पास पहुंच जाता है। जैसे ही टिम अपने घर के अंदर जाता है उसके बचपन की यादें फिर से ताजा होने लगती हैं। किचन में आते ही टिम के आंखों के सामने उसकी माँ की यादें आने लगती हैं। टिम के पापा टिम के माँ से कह रहे होते हैं। टिम उस अलमारी से डरता है। टिम की माँ कहती है ये सब तुम्हारे उस स्टूपिड कहानियों की वजह से है। टिम के पिता कहते हैं ये बस एक कहानी है जो कि मुझे मेरे पापा ने सुनाया था। टिम की माँ कहती है तुम जानते हो टिम की कल्पना की शक्ति कितनी गहरी है। ऐसा ना हो कि टिम तुम्हारे वजह से जीवन भर थेरापी लेने लगे। ये सारी झलकियां टिम की यादों में आ रही होती हैं कि तभी अचानक टिम केटी की चिल्लाने की आवाज सुनता है जो हॉर्स राइडिंग करते हुए गिर जाती है। टिम तुरंत नीचे जाकर केटी को सहारा देता है और अपने घर में उसे आइस मसाज के लिए बुलाता है। ये दोनों घर आते ही केटी और टिम अपने बचपन की यादों के बारे में बातें करने लग जाते हैं। केटी टिम से पूछती है क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है? टिम कहता है हाँ। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? केटी कहती है नहीं। अब ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टिम केटी को उन दोनों की बचपन की तस्वीर दिखाता है जिसे देख के केटी कहती है तुम्हारे जाने के बाद मेरा दिल टूट गया था। केटी टिम से बातों बातों में कहती है सुना है तुम अलमारी से डरते हो। टिम कुछ नहीं कहता। अब केटी वहां से जाने लगती है। वो कहती है मुझे पता है तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, इसीलिए थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊंगी। केटी के जाने के बाद टिम हिम्मत करके एक हथौड़े के साथ अपने कमरे में रखे अलमारी के अंदर जाता है। वहां उसे एक फ्लूट मिलता है जिसको बजाते ही टिम को ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ हिल रहा हो। वो अलमारी के बाहर गिर जाता है और उसके फेस में चोट लग जाती है, लेकिन टिम खुश होता है क्योंकि उसने अपने डर का सामना जो किया हुआ होता है। अब रात होने के बाद टिम अपने घर से बाहर कचरा फेंकने जाता है। तभी उसे वहां एक स्टोर रूम के अंदर कोई दिखता है। जैसे ही वो उस रूम के अंदर जाता है तो वहां वही लड़की छिपी हुई होती है जिसे वो उस दिन अपने माँ के फ्यूनरल के वक्त मिला था। टिम उससे पूछता है तुम मेरे माँ के फ्यूनरल में थे ना? वो लड़की कहती है मेरे पापा तुम्हारे माँ को जानते थे। टिम कहता है तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है फ्रानी। टिम कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो फिर? वो कहती है मुझे तुम्हें कुछ पूछना था। टिम कहता है क्या? वो कहती है
क्या ये सच है कि तुम्हारे पापा को बुगीमैन ले गया था? टिम कहता है, देखो मुझे पता नहीं तुमने ये कहाँ से सुना, पर यह सिर्फ एक कहानी है। बुगीमैन जैसा कोई चीज नहीं होता। मेरे पापा के मरने के वक्त मैं एक छोटा सा बच्चा था, तो उस वक्त कोई भी कहानी हो तो मैं उसमें सेंस ढूंढ लिया करता था। टिम फिर उस लड़की से पूछता है, तुम कहाँ रहती हो? वो कहती है, मैं उस पार्क के पास रहती हूँ। टिम कहता है, अब रात बहुत हो चुकी है, तुम्हारे पेरेंट्स ओरिड होंगे, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन फ्रैनी कहती है, मैं खुद चली जाऊंगी। तब टिम कहता है, अगर तुम्हें डर लगे तो आंख बंद करके 5 तक गिन लेना, ये मेरे लिए कभी कभी काम देता है। फ्रैनी कहती है, तब क्या होता है जब तुम 6 तक गिनते हो? टिम कुछ नहीं कहता। फ्रैनी अब झाड़ियों के बीच से एक छोटा साइकिल लेके चली जाती है। उसके जाते ही टिम को एक बैग दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है डू नॉट ओपन, यानी खोलना मत। तभी टिम को अपनी बचपन की कुछ झलकियां याद आती हैं, जहां उसके पिता उसे कमरे में अकेला बंद कर देते हैं। टिम अब उस बैग को खोलता है। जब वो उस बैग को खोलता है तो उसे बहुत सारे पोस्टर्स मिलते हैं जो कि बच्चों के मिसिंग होने के होते हैं। उसमें एक शैतान का पेंटिंग भी होता है। टिम यह सब देख रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आता है। टिम घबरा जाता है और एक मिसिंग बच्चे की पोस्टर हाथ में लिए खड़ा हो जाता है। जैसे ही टिम उस पोस्टर को देखता है, उस पोस्टर में जो बच्चा होता है वो टिम के सामने आ जाता है। अब धीरे धीरे सारे बच्चे टिम के चारों ओर आ जाते हैं। वो टिम की ओर हाथ बढ़ा रहे होते हैं कि तभी टिम के अलमारी से एक आवाज आता है, जिसे सुन के वो सब बच्चे वहां से गायब हो जाते हैं। वो अलमारी अब खुलने लगता है। ये देखते ही टिम वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी दरवाजा खोलते ही वो वहां जेसिका को पाता है। जेसिका कहती है, मैंने तुम्हारे अंकल को फोन किया था। पर टिम घबराया हुआ सा होता है। वो कहता है, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। अब ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त जेसिका कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ और रात भी काफी हो चुकी है, इसीलिए हमें कहीं पे रुकना चाहिए। अब ये दोनों सड़क किनारे एक मोटेल पर रुकते हैं, पर वहां केटी को ये पता नहीं कि टिम अब जा चुका है, इसीलिए वो टीम के लिए अब खाना लेके आ चुकी होती है। वो टीम के घर के अंदर जाती है और टीम को पुकारते हुए वो टीम के कमरे तक धीरे धीरे जाने की कोशिश करती है। इधर हम टीम और जेसिका को मोटेल में देखते हैं। जेसिका टीम को समझाती है और कहती है, कुछ पल के लिए तुम ये सब भूल जाओ और जिंदगी के मजे लो। वो टीम को आइस लेने के लिए कहती है और खुद नहाने के लिए चली जाती है। टीम आइस लेके आता है और 2 रेडबुल ड्रिंक्स बनाने लगता है। उधर केटी टीम के रूम में अकेली सहमी हुई सी होती है। वो टीम को पुकार रही होती है। इधर जब टीम जेसिका के बाथटब के पास ड्रिंक्स लेके जाता है तो वहां जेसिका नहीं होती। टीम को अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो उस मोटेल में एक अलमारी देखता है। वो जैसे ही उस अलमारी को खोलता है वो केटी के पास पहुंच जाता है। केटी को लग रहा होता है कि टीम यहाँ पहले से था, जबकि टीम हैरानी से केटी से पूछता है, जेसिका कहाँ है? केटी कहती है, कौन जेसिका? अब टीम और केटी उस मोटेल में आते हैं जहां टीम और जेसिका रुके थे। जब ये दोनों जेसिका के बाथटब के पास जाते हैं तो उस बाथटब में कुछ खून के धब्बे होते हैं। ये देखते ही टीम केटी से पूछता है, वो उसे ले गया है। केटी कहती है, कौन ले गया है? टीम कहता है, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। अब टीम केटी को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है। केटी अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन कार में बैठे टीम को केटी के घर के खिड़की पे एक साया नजर आता है। टीम अब केटी के दरवाजे को जोर जोर से खटकाने लगता है, जिससे केटी नाराज हो जाती है और बाहर आके कहती है, क्या हुआ? टीम कहता है, मैंने ऊपर उसे देखा है। केटी कहती है, ऊपर मेरे पापा हैं। टीम कहता है, नहीं। केटी अब गुस्से से कहती है, अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। अब टीम वहां से चला जाता है, पर आते हुए वो एक पार्क में वही लड़की को झूला झूलते हुए देखता है। टीम उसके पास जाता है तो वो लड़की कहती है, क्या तुम भी सो नहीं पाए? टीम कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था क्योंकि तुमने कहा था कि तुम पार्क के पास रहती हो। वो लड़की कहती है, जब भी मुझे मेरे घर की याद आती है मैं यहाँ आ जाती हूँ, कभी कभी पूरी रात यहाँ पे रहती हूँ। टीम कहता है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढने आए तो? वो कहती है,
तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अब टिम उस लड़की से कहता है, मैंने तुम्हें उस दिन मेरे पापा के बारे में जो कहा था वो झूठ था। वो लड़की कहती है, पता है मुझे। टिम कहता है, वो मेरे पापा को ले गया था, आज एक दोस्त को ले गया है, और वो ऐसे ही कितनों को लेता रहेगा। वो उन सब को लेता रहेगा जो मेरे लिए कुछ मायने रखते हो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो लड़की कहती है, लेकिन क्यों? टिम कहता है, क्योंकि हम दोनों ही बुगी मैन पे बिलीव करते हैं। अब वो लड़की घर जाने की बात करती है। इधर हम कैटी को देखते हैं, जो टिम के अंकल को फोन करके टिम की मानसिक हालत खराब होने की बात कहती है। वो टिम के अंकल को एक बार टिम के पास जाके चेक करने के लिए भी कहती है। तभी अचानक से बिजली कड़कने लगती है और कैटी को किसी की आहट महसूस होने लगती है। वो कहती है, डैड, क्या ये आप हो? अब हम टिम को देखते हैं, जो फ्रैनी यानी कि वो छोटी सी बच्ची के पीछे जाता है। वो उससे कहता है, मैंने तुम्हारे पिक्चर्स और आर्टिकल्स देखे थे जो उस बैग के अंदर थे। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम उसे कैसे रोकती हो? फ्रैनी कहती है, पता नहीं। अब टिम और फ्रैनी एक वीरान घर के अंदर जाते हैं, जहाँ के दीवारों पर अजीब अजीब चीजें लिखी गई होती है, जैसे कि उसका सामना करो, वो यहाँ पर है। अब टिम फ्रैनी से कहता है कि वो बचपन में यहाँ रहने वाले एक इंसान से बातें किया करता था। उस आदमी को सब पागल कहा करते थे। वो आदमी कहता था कि उसकी बेटी को बुगी मैन ले गया है। तभी फ्रैनी कहती है, दीवार पे लिखी ये शब्द क्या है? टिम कहता है, मैं ठीक से नहीं जानता, पर उस आदमी ने यहाँ सब कुछ सील कर दिया था, सारे अलमारी और सारे दरवाजे। वो उसे एक नाम देने की कोशिश कर रहा था। तभी टिम वहां से एक टूटा हुआ चेयर देखता है। फ्रैनी अब सहम जाती है और टिम के हाथों को पकड़ लेती है। फ्रैनी उस चेयर को देख के कहती है कि वो यहाँ बैठा करते थे, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो टिम से दूर जाने लगती है। तभी टिम कहता है, उस आदमी ने सारे डोर सील नहीं किए थे, एक दरवाजा खुला था, हमें अब घर जाना चाहिए। ये कह के जब टिम फ्रैनी की ओर देखता है तो वो उस दीवार पर लगी फ्रैनी की तस्वीरें देख लेता है, जिसमें मिसिंग सिंस 1985 लिखा होता है। यानी फ्रैनी ही उस आदमी की बेटी है जिसको बुगीमैन ले गया था। वो बस अब एक आत्मा है। फ्रैनी अब टीम को अपने घर जाके जहां ये शुरू हुआ था वहीं से बुगीमैन का सामना करने के लिए कहती है। वो कहती है, मेरे पापा बहुत डर गए थे, इसीलिए वो बुगीमैन का सामना नहीं कर पाए। टिम कहता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फ्रैनी कहती है, तुम सिर्फ अपनी मदद कर सकते हो, मेरे नहीं। फ्रैनी वहां से गायब हो जाती है। इधर हम टिम के अंकल को देखते हैं, जो टिम को ढूंढते हुए टिम के घर के अंदर चले गए होते हैं। टिम भी अब वहां आ जाता है। वो अंकल माइक को पुकारने लगता है, लेकिन कोई जवाब ना मिलने से अब टिम को यकीन हो जाता है कि उसके अंकल को भी बुगीमैन ले जा चुका है। अब टिम अपने कमरे में जाता है और फ्रैनी के पिता ने जैसा किया था वैसा ही करने की कोशिश करता है। वो अपने कमरे के बीच में एक चेयर रखता है और कील से घर के सारे दरवाजों को सील कर देता है। वो उस अलमारी को भी सील कर देता है, लेकिन वो अलमारी अपने आप खुल जाता है। घर के अंदर जहां जहां सील किया हुआ था वो सब अब खुल जाता है। अब टिम उस चेयर पे बैठ जाता है तो उसके पीछे फ्रैनी आके कहती है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब टिम उस अलमारी के अंदर जाता है और उस मोटल में पहुंच जाता है जहां जेसिका और वो रुके हुए थे। टिम जैसे ही जेसिका के बाथटब के पास जाता है तो वहां उसे कीचड़ सा पानी दिखाई देता है, जिसके अंदर जेसिका को वो शैतान डुबा रहा होता है। वो शैतान अब जेसिका को लेके उस मोटल की अलमारी से भाग जाता है। जैसे ही टिम उस अलमारी के अंदर जाता है वो फिर से अपने घर में पहुंच जाता है, जहां उसके अंकल माइक होते हैं। अंकल माइक उस शैतान को देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो शैतान उनके शरीर को पॉलीथीन से जकड़ देता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। उस शैतान का पीछा करते हुए जब टिम उस अलमारी से जाता है तो वो केटी के घर में पहुंच जाता है। टिम कहता है, मुझे वो कहीं ले जा रहा है, मुझे जाना होगा। इतने में बुगीमैन केटी पर हमला कर देता है। वो केटी को अपने साथ खींचना चाहता है, पर टिम केटी के हाथ को पकड़ लेता है
अब ये दोनों को बुगीमैन टीम के कमरे में पहुंचा देता है। टीम अब फ्रानी की बातों को याद करता है जब वो कही थी कि टीम को इस चीज की शुरुआत में जाना होगा। इसीलिए अब टीम आंख बंद करके सोचने लगता है कि बुगीमैन कहां से शुरू हुआ था। पहले नंबर पे एक इलेक्ट्रिक लैंप होता है, दूसरे नंबर पे एक छोटा इंसानी पुतला होता है, तीसरे नंबर पर टीम का डर होता है, चौथे नंबर पर वो चेयर पे रखा हुआ शर्ट होता है और पांचवें नंबर पर उसका अलमारी के अंदर जाना होता है और छठे नंबर पर अलमारी का बंद होना होता है। अब जैसे ही धीरे धीरे हर एक चीज को टिम नष्ट करता जाता है, वैसे वैसे ही बुगीमैन का अंत होता जाता है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।